दोस्तों, कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल में जो 9 अगस्त को घटित हुआ वो आप सब जानते हैं, लेकिन ये जानने के लिए आप उत्सुक होंगे कि आखिरकार कोर्ट में या फिर कानूनी तौर पे इस केस में हम कहां तक पहुंचे, क्या उस डॉक्टर को न्याय मिल पाएगा या नहीं। और सबसे बड़ी बात कि ये घटना उस राज्य में हुआ जिस राज्य में महिलाएं और एक लंबे समय तक अपने अधिकारों के लिए लड़ती रहीं, और उस राज्य में एक महिला डॉक्टर के साथ इस तरह की घटना होती है और कहा जाए तो एक लंबे समय तक पॉलिटिकली चुप्पी भी साधा जाता है। लेकिन इस वक्त हम सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट कुलदीप राय जी के साथ बैठे हुए हैं ताकि आपको ये समझा सके मामला कोर्ट में कहां तक पहुंचा है, लीगली न्याय मिलने के जो रास्ते हैं उसमें कहां तक हम पहुंचे हैं। बहरहाल इस पे बातचीत में आगे बढ़ते हैं। कुलदीप सर, सबसे पहले स्वागत है आपका जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या है आपकी राय इस इंसिडेंट पे जो कि 9 अगस्त 2024 को इस देश में घटित हुआ, जिससे जी पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि 9 अगस्त 2024 ये अपने में ही एक बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा है और एक इस डेट को हम लोग इसे ब्लैक डे भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो बलात्कार हुआ है, ये बलात्कार सोसाइटी पे बहुत बड़ा तमाचा है। जो डॉक्टर के साथ अगर ऐसा हुआ है, जो डॉक्टर बिना डरे बिना किसी समय देखे 24 घंटा 36 घंटा 38 घंटा आपकी सेवा में लगा हुआ है, आपको ठीक करने में लगा हुआ है, और अगर उनकी सेफ्टी नहीं है इस समाज में, तो आप समझिए कि आप एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जिस समाज में सिविलाइज्ड कहना अपने में बहुत बड़ी गलत बात होगी फिर। और मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ बात डॉक्टर की नहीं है, महिला चाहे किसी भी प्रोफेशन से बिलोंग कर रही हो, एक किसी भी सिविलाइज्ड कंट्री को अगर आप डिफाइन चाहेंगे या उसको अगर आप ये कहना चाहेंगे कि हाँ ये कंट्री सिविलाइज्ड है, तो सबसे पहले चीज़ जो आपको देखना होगा वो ये देखना होगा कि उस कंट्री में या उस स्टेट में या उस क्षेत्र में महिलाएं कितनी सेफ हैं। बिल्कुल। और इसके लिए सरकारें कहती हैं कि मैं बहुत ज़्यादा सख्त रूल बना रहा हूँ। कानून ये कहता है कि हमने जो कानून की जो प्रक्रियाएं हैं उसको इतनी तेज की है कि महिलाएं जब असुरक्षित महसूस करती हैं तो उस वक्त हम सुरक्षित महसूस करवाने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। क्या है लीगल स्टेज, कहाँ पहुंचे हम इस केस में? देखिए, इस केस में तो पहले कलकत्ता हाई कोर्ट ने जो कलकत्ता पुलिस के द्वारा की गई गलती थी उसको सुधारते हुए सीबीआई की जांच के आदेश दे दिया उन्होंने। फिर उसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को अपने पास लिया, सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया, और वो एक बड़े सोच के साथ कि एक ऐसी गाइडलाइंस फ्रेम हो कि दोबारा ऐसा कुछ किसी और प्रोफेशन के साथ ना घटे। लेकिन मेन मुद्दा जो यहाँ पर है ये है कि जो घट चुका है उसमें न्याय मिलेगा कैसे। अब जो क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस है उसको थोड़ा समझना पड़ेगा। क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस में अगर आपने शुरुआती तौर पे जो कलकत्ता पुलिस ने एंट्री करते ही क्राइम सीन को जो नहीं बचाया, और क्राइम सीन जो आज सीबीआई कह रही है कि हमारे 5 दिन के बाद हम जब गए तो क्राइम सीन ऑल्टर्ड था, तो एक ऑल्टर्ड क्राइम सीन के साथ ये कितना पॉसिबल होगा कि उनको न्याय मिले, ये बड़ी दुविधा वाली बात है। मतलब क्या कानूनन ऐसा कुछ नहीं है कि जिस जगह पर इतना बड़ा अपराध हुआ उस जगह पे अपराध का पता चलने के बाद इतनी बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंच जाते हैं और पुलिस को पता भी नहीं चलता है, और उसके बाद पुलिस पे कोई एक्शन भी नहीं होता इन सब चीजों के बाद? नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं कि हर पुलिस के पास एक अपनी इंटेलिजेंस टीम होती है। पता तो आपको सब रहता है। एक अगर आप राज्य में आंदोलन कर रहे हैं, हो सकता है कि यहाँ पर ऐसी चीजें हो, क्योंकि आंदोलन तो कई जगह से आ रही थी, अब उसमें कुछ लोग इम्पर्सनेट करके उसमें एंटर कर गए, लेकिन खबर इंटेलिजेंस के थ्रू सब रहती है। ऐसा नहीं कि पुलिस ये कह दे कि हमें खबर ही नहीं थी। दुर्भाग्य जो सबसे बड़ी बात हुई है वहाँ पर कि वो 3rd फ्लोर तक वो भीड़ उठ कैसे गई। सबसे पहली जो सिक्योरिटी देनी थी कैलकाटा पुलिस को, वो क्राइम सीन को देनी थी। क्राइम सीन से बाहर कुछ भी हो रहा है वो सारी चीज़ें फिर भी मैनेज की जा सकती थी, पर एक बार अगर क्राइम सीन डिस्टर्ब हो गया
तो आप न्याय नहीं दे सकते। वो ब्लड स्टेन्स अगर मिट गए, वो फुटस्टेप्स चले गए हैं, वो फिंगरप्रिंट्स चले गए हैं, तो आप कुछ भी कर लीजिए, जो प्रॉपर जस्टिस है फिर आप वो नहीं कर सकते। आप इस चीज़ को समझिए कि एक पुलिस और एक कोर्ट का रोल क्या है। कोर्ट के पास अगर आप 10 आदमी को लाके खड़ा करते हैं तो कोर्ट उस 10 में से डिसाइड करेगा कि हाँ इन्होंने उस क्राइम को काम किया है कि नहीं किया। फिर इसके बाद कोर्ट के पास भी एक पावर है कि अगर उनको कहीं लगता है कि हाँ और किसी को भी उनमें से एज ए विटनेस के तौर पर उनको बुलाना है तो ये बुला सकता है। लेकिन अगर उन 10 में से मैंने छोड़ ही दिया किसी को जो मेन रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि क्राइम सीन ऑल्टर्ड हुआ है, डिस्टर्ब्ड हुआ है, तो आप सही जगह पर उस चेन को बनाने में आप विफल हो जाएंगे। बिल्कुल। तो जब आप चेन नहीं बना पाएंगे तो आप प्योर जस्टिस नहीं दे पाएंगे। और क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस में कहता है कि अगर आपने डाउट क्रिएट कर दिया तो वो बेनिफिट ऑफ डाउट का उनको फ़ायदा मिल जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रॉब्लम कलकत्ता पुलिस से या जो दिक्कतें आई हैं स्टार्टिंग में कलकत्ता पुलिस के साथ, वो यही रही है कि उन्होंने अपने काम में थोड़ी सी लापरवाही, ये बहुत बड़ी लापरवाही है। और यही मैं समझना चाह रहा हूँ कि क्या कोई ऐसा लीगली कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि इस तरह की चीजों में इतना ब्लंडर मिस्टेक होता है तो उनको क्या सजा मिलनी चाहिए? देखिए मिस्टेक है या इंटेंशनल है, ये दो चीज को आपको पहले समझना पड़ेगा। मिस्टेक है तो अलग बात है, लेकिन अगर ये इंटेंशनल है तो देखिए आईपीसी में जो कि पहली पुरानी लॉ रही है, सेक्शन 221 रहा है कि आप जानबूझकर किसी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और जिसे आप एक्चुअली अरेस्ट करना चाहिए या जिसे आपको उसमें एफआईआर करवाना चाहिए था, करना चाहिए था, वो अगर नहीं कर रहा है तो तो आपका ये बनता है कि बीइंग अ प्रिंसिपल एक इंस्टीट्यूशन का आपको पहला एफआईआर लॉन्च करवाना चाहिए था। जब आपने पहला एफआईआर लॉन्च नहीं करवाया इंस्टीट्यूशन, तो पहली शक की जो सुई घूमती है वो यही घूमती है कि क्या ऐसा रह गया कि इंस्टीट्यूशन के प्रिंसिपल ने एक्ट नहीं किया। तो पहले गवाही में या पहले में तो आपको इंस्टीट्यूशन के प्रिंसिपल को उठाना चाहिए। आपने थ्रू आउट प्रिंसिपल को बचाने की कोशिश की है, जो आपका स्टेप अब तक रहा है। कलकत्ता पुलिस की बात कर रहा हूँ। और फिर जब कलकत्ता पुलिस के इन सारी स्टेपों के बाद जब इन्होंने रेजिग्नेशन दिया आंदोलन के बाद, तो स्टेट का जो रोल रहा है वो बड़ा डाउटफुल रोल रहा है। डाउटफुल इसलिए रहा है कि उन्होंने यहाँ से रेजिग्नेशन दिया और उनको दूसरी जगह पर एक अपॉइंटमेंट मिल गया। तो इतने पावरफुल तो कोई डॉक्टर कैसे हो सकता है, या तो पॉलिटिकल नेक्सस उनकी बहुत तगड़ी रही होगी। और जब आप ऐसा काम नहीं करते हैं तो सेक्शन 221 आईपीसी की पुरानी धारा में और यहाँ पे 259 है बीएनएस में। अच्छा। इसके थ्रू आपको प्रोसिक्यूट किया जा सकता है जो पब्लिक सर्वेंट है, जो किसी भी दोषी को बचाने का या भगाने का या अरेस्ट नहीं करने का दोषी पाया जाता है, तो उन्हें आप इस सेक्शन के तहत उनको प्रोसिक्यूट कर सकते हैं। यहाँ तो जिस इंसान की जिम्मेदारी थी कि वो पुलिस को बताए, एफआईआर करवाए, उस इंसान को सबसे पहले आप दे देते हैं कि भाई दूसरी जगह जाके आप काम कीजिए, और आप सरकार बैठ जाती है आंदोलन पे कि हाँ न्याय चाहिए। ये हास्यास्पद लगता है कि मतलब क्या ये पश्चिम बंगाल जो कि अपने में ही एक बहुत बड़ा नाम है, आप देश के जितने भी बड़े इंटेलेक्चुअल्स हैं वो आपको इस क्षेत्र से तो मिलेंगे ही मिलेंगे। दुर्भाग्य है कि एक स्टेट जिसका रोल है कि गार्डियन की तरह काम करता है क्रिमिनल में, आप देखेंगे जो भी कोई मामला फाइल होता है तो स्टेट बनाम या स्टेट वर्सेस, तो अगर मैं आपके प्रति कोई एक्शन लेता, आपके प्रति अगर मैं कोई क्रिमिनल एक्शन के साथ काम आता है या करता हूँ कुछ भी, तो ऐसे में स्टेट पार्टी बन जाती है, पिटिशनर बन जाती है, वो प्रोसिक्यूट करता है। फिर यहाँ स्टेट जो है वो आंदोलन कर रहा है, होम मिनिस्ट्री इनके पास है, पुलिस इनका है, सीएम ये हैं और ये पद यात्रा कर रही हैं ये कहकर कि हमें न्याय चाहिए। सवाल ये उठता है आपको न्याय किससे चाहिए? किससे चाहिए? न्याय तो करेंगे आप करेंगे ना, इन्वेस्टिगेटिंग टीम आपके पास है। अगर जांच नहीं करेंगी तो न्याय कहां से होगा? आपने बिल्कुल सही कहा कि हाँ एक सीएम धरना पे बैठे हुए हैं, लेकिन ये हास्यास्पद है कि मतलब जो सबसे ऊपर है, जिसको मेंटेन करना है, जिसको देखना है कि हमारे जो पुलिसकर्मी हो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो इंसान आंदोलन में बैठ के कहता है कि जी हमें न्याय दिलवा दो। जो सरकार है वो न्याय के लिए आंदोलन पे बैठती है।
हाँ बिल्कुल, मैं भी मानता हूँ कि ये हंसने वाली बात है और अपने में बहुत बड़ा जोक है। और शायद इतिहास में आपने पहली बार देखा भी होगा कि जो सरकार में है वही आंदोलन कर रहा है, पर किसके खिलाफ कर रहा है पता नहीं, ये नहीं समझ में आ रहा है। या तो वो कहना चाह रहे हैं कि वो पार्टी उस सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहा है, वो पार्टी उस सरकार से खुश नहीं है। तो मतलब एक ये समझ से परे है। ये किसी की भी समझ से परे होगा। कोई भी पॉलिटिकल एनालिस्ट भी होंगे तो उनके दिमाग में ये चल रहा होगा कि ये क्या हुआ क्या। और या तो ये घबराहट रही होगी अंदर में एक किसी चीज़ का, या फिर ममता बनर्जी ये तो नहीं कहना चाहते हैं कि भाई केंद्र शासित प्रदेश ही बना दो। मैं इस पे कोई टिप्पणी करना उचित नहीं समझता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर जो भी लीगल मेरी व्यूज़ हैं मैं वो रखूँगा। पॉलिटिकल व्यूज़ मैं क्या, मुझे लगता है कि पूरे देश की जनता समझ रही है कि शायद इस समय उनसे ये राज्य नहीं संभल रहा है। और जैसी कानून व्यवस्था उन्होंने बना रखी है, अभी एक झटका उनको कुछ दिन पहले भी लगा जिस तरीके से प्रोटेस्टरों के साथ वो बिहेव कर रहे थे। कलकत्ता हाई कोर्ट ने सबको इस समय बेल आउट भी किया और ये भी कहा कि अपने जो बिहेवियर है प्रोटेस्टरों के साथ उस पर वो थोड़ा सा ध्यान दें। मतलब कोई और प्रोटेस्ट कर रहा है तो आप उसको अंदर कर दीजिए और आप खुद जाके प्रोटेस्ट करने के लिए बैठ जाइए। जी बिल्कुल। एक्चुअली क्या होता है कि जब विरोधी आपके राज्य में नहीं होते हैं, डेमोक्रेसी में विरोधी का बहुत बड़ा एक रोल होता है। तो बंगाल में आप देखेंगे विरोधी का जो रोल है वो बहुत लिमिटेड रह गया है। तो ऐसे में अगर कोई सडन विरोध हो रहा है, जो कि एक विरोध जनता द्वारा ही हो रहा है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का विरोध नहीं है, ये एक वहाँ के लोगों के बीच का चिंता है कि कल के हमारी बेटियां भी बाहर जाएंगी तो उनके साथ अगर ऐसा हुआ तो न्याय कहाँ मिलेगा। क्योंकि जिस पुलिस को, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, जिस पुलिस को बॉडी देखने के बाद संग संग FIR करना चाहिए था, वो पुलिस कई घंटों तक इंतज़ार किया है। बॉडी हड़बड़ी में, जल्दीबाजी में रात शाम तक सारा पोस्टमार्टम हुआ, जबकि आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक रूलिंग नोटिफिकेशन थी सेंट्रल गवर्नमेंट की, शाम को ऐसे केसेस में शाम को आप पोस्टमार्टम भी नहीं कर सकते। अच्छा। पोस्टमार्टम करके बॉडी को जितना जल्दी हो सके उन्होंने उसका अंतिम क्रियाक्रम करवा दिया गया। अब फर्दर उसमें कुछ बचा नहीं। अब जो न्याय बचा है वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस से। अब आपका आई विटनेस कुछ नहीं है रह गया, और उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया। और उसको भी ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय कर दिया गया एज पर CBI जो कह रहा है। और जो चीज़ें हुई हैं, जो भीड़ 3 तल्ले तक पहुंचकर 3rd फ्लोर तक पहुंचकर उस क्राइम सीन को डिस्टर्ब किया गया है, तोड़ा गया है, बाथरूम बन रहा है वहाँ पर, तो वो सारी चीज़ें अपने में एक कहीं ना कहीं दर्शाता है कि चीज़ें जो हैं वो हाथ से बाहर जा रही है धीरे धीरे। और मुझे ऐसा फील होता है कि ये पहला केस नहीं है, इससे पहले कामदुनी हो चुका है और आयुषी हत्याकांड हो चुका है। आपने ये देखा है कि लास्ट में जाके मृत्यु तो हुई, पर किया किसने इसका कोई पता नहीं, इसका पता किसी को नहीं चल पाया, और लास्ट में बेनिफिट ऑफ डाउट देकर सब चीज़ें जो हैं उसमें ख़त्म हो गया है। तो क्रिमिनल उसके बाद सोसाइटी ध्यान देता नहीं है, माँ बाप कितना पैर घिसेगा। देखिए क्या होता है कि आप 1 महीना तक आंदोलन कर लोगे, 1.5 महीने तक कर लोगे, फिर इसके बाद आपकी खुद की इंटरेस्ट ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि वो बड़ा मोनोटोनस हो जाएगा वो चीज़ें कि हम आंदोलन कर रहे हैं, हम आंदोलन कर रहे हैं, फिर उसके बाद देखने वाला कोई नहीं रहेगा। आप जो मीडिया वाले लोग हैं, आपको एक नया खबर मिलेगा, आप इस पुराने खबर को छोड़ेंगे, आप एक नए खबर के पीछे भागेंगे। फिर क्या होता है ना कि सबका ध्यान उस न्यूज़ से ख़त्म हो जाता है। जो अल्टीमेट सफ़रर है ना वो फैमिली है। आप सोचिए कि एक 20 साल की बच्ची को किस मेहनत से उसने पढ़ाया होगा, लिखाया होगा, इस मुकाम तक पहुंचाया होगा, और वो बच्ची, उसे खुद भी नहीं पता होगा कि उसने ऐसी कौन सी गलती करी थी कि उसको इतना बड़ा सज़ा मिला। एक बार अगर एज अ ह्यूमन बीइंग भी अगर हम सोचें ना, तो शरीर काँप उठती है, आत्मा काँप उठता है कि किस पेन से वो गुजरी होगी, किस दर्द से वो गुजरी होगी। पर जो आंदोलन कर रहे हैं उनकी बातों को या उनकी जज्बातों को अगर समझना है तो आपको थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि आप इनके साथ बहुत ज़्यादा वायलेंट होकर आप इनके आंदोलन को नहीं रोक सकते। ये जितना वायलेंट होंगे उतना आंदोलन बढ़ता जाएगा। आपको क्या लगता है कि कितना चांस है कि डॉक्टर को न्याय मिल पाएगा? डिपेंड करता है कि अगर आगे इन्वेस्टिगेशन में कुछ ऐसी चीज़ें बाहर निकल के आती है जो चेन से चेन जुड़ता जाए,
तो हो सकता है कि न्याय मिल जाए। बट जिस तरीके से अभी चीज़ें करप्शन की तरफ मुड़ रही है, अब ये करप्शन से किधर जाएगा ये बताना बहुत मुश्किल है। और न्याय कितना मिलेगा कितना नहीं मिलेगा ये तो मैं क्या कोई नहीं बता सकता। वी हैव टू वेट एंड वॉच सुप्रीम कोर्ट क्या गाइडलाइंस फ्रेम करना चाह रही है। और इस गाइडलाइंस का देखिए, मेरा अपना मानना है कि कोई भी सख्त कानून बनाने से कोई क्राइम ख़त्म नहीं होता, उस कानून का एग्जीक्यूशन होने से ही वो क्राइम ख़त्म होता है। और हमारी सोसाइटी में पुलिस को लेकर एक जो चित्र बनी हुई है पुलिसों की, वो आप भी फेस करते होंगे, हमने भी फेस करा है और आम जनता भी फेस करते हैं कि जब भी आप कोई क्राइम को उनके पास रिपोर्ट करते हैं तो आप उनके यहाँ चक्कर काटते काटते थक जाते हैं, लेकिन वो क्राइम कभी भी इन्वेस्टिगेट के स्टेज तक पहुँचता ही नहीं है। या तो वो इतना लेट कर देते हैं कि क्राइम की सारी जो चीज़ें मिलना है आपको वो ख़त्म हो जाता है। ऐसे केसेस में क्या होता है कि कोई भी कहानियाँ बनाकर आपके सामने रख, इसमें मैं जुडिशरी के रोल को भी दर्शाऊंगा। जुडिशरी का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। कई बार मुझे ये कहने में ज़रा सा भी संकोच नहीं है कि जुडिशरी के रोल में भी कहीं ना कहीं लापरवाही रहती है। जब आप ट्रायल कोर्ट्स में जाएंगे और जब स्टेटस रिपोर्ट दी जाती है, चार्जशीट दी जाती है, तो जुडिशरी को एक प्रॉब्लम होती है हमारे यहाँ जुडिशरी में। उन्होंने क्या है कि वो चार्जशीट को देखकर वो उसी को मान लेते हैं। अच्छा। वो कभी भी उस पर सवाल नहीं उठाते कि आपने इन्वेस्टिगेशन कैसे किया, आपका मोडस ऑपरेंडी क्या रहा है इन्वेस्टिगेशन का। आपने इनसे पूछा और इन्होंने ये जवाब दिया, तो क्या आपने इनसे पूछने की कोशिश किया, आपने इनको तलाश करने का कोशिश किया। कई बार क्या होता है, पुलिस जो है वो कई लोगों को फेवर कर जाती है, तो उसमें उन्होंने ये जानने की कोशिश ही नहीं करते कि इनको क्यों छोड़ दिया आपने। अगर ये 1 साल से इन्वेस्टिगेशन में नहीं आ रहे हैं तो आपने क्या स्टेप लिया। अगर इस तरीके का सवाल करें और एक चेन को जोड़ने की कोशिश करें तो एक आईओ को, एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को एक डर रहता है कि हमारे ऊपर भी कोई है जो सवाल करेगा। पर 90% आप पूरे देश में घूम कर देख लीजिए, ट्रायल कोर्ट का जो सिस्टम है वो ये है कि अगर पुलिस ने लिख दिया कि हाँ इसने ये किया है, तो वो कोर्ट उसको मान लेता है। अभी रिसेंटली दिल्ली हाई कोर्ट ने भी ये इस बात पर बड़ा घोर चिंता जताया कि हर कोर्ट को जो है वो बेसिकली किसी भी स्टेटस रिपोर्ट को बस चुपचाप पढ़ लेने से काम नहीं चलेगा, अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करना पड़ेगा। इसी पर्पस के लिए आपका काम है, आपको यहाँ बैठाया गया है। ये बड़ा लूप होल है लीगल सिस्टम में। लूप होल तो है, बिल्कुल लूप होल है, मैं इसको लूप होल ही मानता हूँ। पर कुछ ऐसे भी फैंटास्टिक जजेस हमारे यहाँ हैं जो, जैसे आप सुप्रीम कोर्ट में आप देखिए, हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं और जो भी कलीग्स हैं, वो जिस तरीके से उस चीज़ों को सवाल कर रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे कि ट्रायल कोर्ट में जो सवाल जवाब होता है, और एक सही तरीका भी है किसी भी चीज़ को कि अगर पुलिस ने ये काम किया है तो कैसे किया, पुलिस की गलती कहाँ है। एक मोडस ऑपरेंडी होती है एक इन्वेस्टिगेशन की। ऐसा नहीं कि क्राइम आपने लिखवा दिया और पुलिस ने कह दिया कि हाँ हम गए थे वहाँ पे तलाशी किए, कोई मिला नहीं, चले आए। आप तलाशी किए, नहीं मिला, तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या था। आपने सीआरपीसी के तहत, आपने जो नए कानून अब बन गए हैं बीएनएसएस, उसके तहत आपने आगे क्या क्या किया, आपने अपना रोल पूरा किया कि नहीं किया। तो जब तक जुडिशियल बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होगी जुडिशरी, तब तक पुलिस की जो रोल है उस पर उंगली उठती रहेगी। और कुलदीप जी ने एजुकेशन कहा था कि नियम बनाना और उसको एग्जीक्यूट करना, एग्जीक्यूशन जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी कानून को प्रभावी बताने में, और उसमें हम बहुत पीछे हैं। इस बात को समझिए कि जिस राज्य में घटना घटी है उस राज्य के मुख्यमंत्री आंदोलन पर बैठी हुई हैं। जिस राज्य में ये घटना घटी है उस राज्य का पुलिस सही से काम नहीं कर रहा है, उस पर ध्यान नहीं जाना है, और न्याय मांग रही हैं मुख्यमंत्री। किससे मांग रही हैं ये पता नहीं है, क्योंकि जिसके हाथ में है सब कुछ करना वो खुद ही कह रहा है कि भैया हमें न्याय दे दो, तो पता नहीं आम इंसान किससे न्याय मांगेगा। लेकिन इस पूरे मामले पर लीगल पर्सपेक्टिव से क्या क्या चीज़ें अब तक हुई हैं वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे थे कुलदीप सर के माध्यम से, और आगे भी जुड़ेंगे। आगे भी आपको जो भी लीगल पर्सपेक्टिव के नज़रिए से आपको जानना हो किसी भी चीज़ को, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। लेकिन ये सबसे बड़ा चिंता का विषय है कि एक डॉक्टर के साथ इतनी बड़ी घटना घटती है, उस राज्य में उस हॉस्पिटल के
कैंपस में एक बड़ी संख्या जाती है और इतनी बड़ी घटना जहां घटती है वहां पे चीज़ों को डिस्टर्ब किया जाता है और उसके बाद भी उन पुलिसकर्मियों को वैसी सज़ा नहीं मिलती है जिस हिसाब से पता चले कि हाँ ऐसी ऐसी गलतियों को करने से इंटेंशनली, मुझे नहीं पता, लेकिन गलती ही मान लेते हैं, तो ऐसी गलतियों को करने के बाद खामियाजा पुलिस वालों को भुगतना पड़ेगा, ऐसा कुछ देखता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। बहरहाल 9 अगस्त और आज 31 अगस्त कब तक चलेगा ये किसी को पता नहीं है। कब पता चलेगा कि ये न्याय मिल रहा है ये किसी को पता नहीं है। न्याय मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा ये भी किसी को पता नहीं है। बस एक मन में लालसा है, एक मन में उम्मीद है कि हो सकता है कि इस केस से कुछ ऐसा निकल कर आए जिससे कि देश में बेटियां अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाए। बहरहाल आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।